हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे बजट पे एपिसोड करें, बजट पे क्या व्यूज़ हैं। तो जिनसे मुझे बात करनी थी वो बड़े बिजी चल रहे थे, फिर ईद आ गया तो आज उनको पकड़ा है मैंने। अमार खान मौजूद हैं, पॉडकास्ट पे पहले भी आ चुके हैं, एनालिसिस ऑलरेडी लिख चुके हैं बजट पे, लेकिन आज उनसे तफसीली गुफ्तगू इस बारे में करेंगे। उसके साथ साथ अमार हैज़ बिन डूइंग सम रिसर्च रिलेटेड टू द बजट या बजट के बाद, क्योंकि सैलरी क्लास के ऊपर टैक्सेस के एडजस्टमेंट में काफ़ी शोर मचा। तो अमार थोड़ा डेटा भी देख रहे थे इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल और रियल इनकम ग्रोथ जो लोगों की पाकिस्तान में हुई है पिछले कुछ सालों में, उस पर बात करेंगे। और फिर बजट के बाद हुकूमत ने अनाउंस किया एक नई पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रियल टैरिफ। एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा इशू चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बिलों का, सिर्फ कंज्यूमर रेजिडेंशियल साइड पे नहीं बल्कि इंडस्ट्री की साइड पे भी। तो उस पे भी, क्योंकि हमारे इस टॉपिक पे और इस सेक्टर को क्लोजली फॉलो करते हैं, उस पर बात करेंगे। पहले तो ईद मुबारक अमार, कैसे हैं? हार्ट वार्ट सब ठीक है बकरे खाने के बाद? बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट क्लास। क्लास फर्स्ट क्लास, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट और खाना चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन। तो शुरू करते हैं। बजट ऑब्वियसली पास तो नहीं हुआ, लेकिन जो है उसकी स्पीच हो गई, डेटा आ गया। मुझे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि जब वो स्पीच चल रही थी तो वजीर ख़जाना ने कहा प्राइमरी सरप्लस 1% ऑफ जीडीपी होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में 2% था। जिस पे कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि भाई हाउ कैन यू गेट योर ओन स्पीच रॉन्ग। और मेरा उस पर व्यू ये था कि अगर सीईओ ऑफ हबीब बैंक गॉट द अर्निंग्स कॉल अर्निंग्स रॉन्ग एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट समथिंग एल्स, तो काफ़ी ज़्यादा शोर मचता है। उस पर इतनी बड़ी बात नहीं है बजट पे ये हो जाना, ठीक है। बट व्हाट्स योर व्यू ऑन द बजट? ऑब्वियसली सैलरी क्लास के इशू पर भी आएंगे, बट ब्रॉडली स्पीकिंग व्हाट्स योर टेक? आई मीन बजट इट्स मच ऑफ व्हाट वाज डन अर्लियर। मतलब ऐसा कि बहुत कोई अनोखी चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। वही पुरानी चीज़ें हैं जो एग्जिस्टिंग टैक्स नेट में लोग थे, उन्हीं को यू फर्दर जैसे कहते हैं कि डीपनिंग करी है। जो कॉर्पोरेट टैक्स वाले हैं उनको ही जो है दे हैव टू पे मोर टैक्स है। जो सैलरीड क्लास है दे हैव टू पे मोर टैक्सेस। कोई भी जो है नया टैक्स सेट में किसी को लेकर नहीं आए हैं, कोई वाइडनिंग नहीं हुई है, कोई इन्फोर्समेंट की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इट्स जस्ट मच ऑफ व्हाट वाज डन अर्लियर, कुछ भी नहीं है। द इंटेंट टू एक्चुअली एक्सपैंड द टैक्स एंड यानी कि जो टैक्स का दायरा है उसको एक्सपैंड करने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। तो मतलब वो भी बेकार सी चीज़ है, डॉक्यूमेंट है, कोई भी आप बना दो, एक अच्छी बात है, मुश्किल काम होता है, सब कुछ होता है। मगर 250 मिलियन बंदे का मुल्क है, कुछ तो नया करना पड़ेगा, वरना जो पिछले 10 साल 20 साल से होता रहा आगे भी यही चलता रहा। तो हमने देख लिया पिछले 5 साल में हमारी ग्रोथ जो है बिल्कुल फ्लैट लाइन हो गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर और नहीं करेंगे तो फ्लैट लाइन से वो एक डिक्लाइन की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। तो अगर नहीं करना चाह रहे तो वो ना करें कुछ। मतलब कोई किसको क्या पुश कर सकता है। इस पे अगेन लाइक यू सेड के टैक्स ने डीपन करने की कोशिश की है, वाइडन नहीं। तो जो रेवेन्यू का टारगेट है, एटलीस्ट मुझे फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ काफ़ी अनअचीवेबल मुझे लग रहा था कि सेल्स टैक्स आई थिंक रफली 30 समथिंग+% है और इनकम टैक्स विल ग्रो बाय ऑलमोस्ट 50%। तो ये कैसे होगा जब देखिए वाइड नहीं उसमें किया जा इनकम रहा? टैक्स, इनकम टैक्स कह रहे हैं कि जी 48% के अराउंड बढ़ेगा और सेल्स टैक्स तकरीबन 38 to 40% के आसपास है। ये रेडिकुलस टारगेट से इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन अगर आप अगले साल 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इनकम टैक्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 35% रियल ग्रोथ होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप सैलरी उतने ही लोग हैं, इफ एनीथिंग नए सैलरीड लोग नहीं आ रहे, जो आते हैं वो बाहर चले जाते हैं, वो कैश के थ्रू सैलरी देना शुरू कर देंगे। वो इस तरह के स्ट्रक्चर जो है मुख्तलिफ आ जाते हैं। कॉर्पोरेट में भी यही है, आपने एक्सपोर्टर पे टैक्स लगा दिया, फाइन, ठीक है, एक आर्बिट्राज था वो खत्म हो गया। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान का जो इज वन ऑफ द हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, ओईसीडी कंट्री से ज्यादा पाकिस्तान का टैक्स रेट है कॉर्पोरेट। 29% टैक्स रेट है, उसके ऊपर सुपर टैक्स लग जाता है, मुख्तलिफ किस्म के लग लगा के कोई 38 से 40% जाके वो पड़ता है। डिविडेंड टैक्स लगा दें 50% तक चला जाता है। तो 50% तक का जब आप टैक्स लगाओगे, आप किसी इंडस्ट्री के पास, किसी के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि वो नई इंडस्ट्री लगाए या कोई नया फॉर्मल बिजनेस सेटअप करे। ठीक है, आप कैश वाले काम सारे कर लोगे, आप रियल स्टेट के खरीदो फरोख्त कर लो, आप गाय भैंसों के खरीदो फरोख्त कर लो, ठीक है, आप चना चाट मतलब कुछ भी कर लो, बेतहाशा काम है कैश में करने का वो कर लोगे। फॉर्मल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री आप नहीं लगाओ, क्योंकि वो एक फॉर्मल तरीके से काम होता है। तो हमने एक स्ट्रक्चर सोसाइटी का एक ऐसा बना दिया है
कि जो फॉर्मल काम कर रहा है, वेदर दैट सैलरीड क्लास, वेदर दैट इन इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको वी कंटिन्यू टू पीनलाइज देम मोर। ठीक है। और जो कैश इकोनॉमी को आपकी बढ़ा रहे हैं, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ही नहीं करते फॉर्मली, ठीक है, उनको आप और ज्यादा ज्यादा ढील दे रहे हो। तो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही इतना बिगड़ा हुआ है कि इस तरह अगर आप और डीपनिंग कर रहे हो, इफेक्टिवली आप इस चीज को और डिस्करेज कर रहे हो। आपने सुना होगा आजकल बात चल रही है कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं है यार। इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करेगा यहाँ पे, जब 29% आपका कॉर्पोरेट टैक्स रेट हो, सुपर टैक्स रेट हो, फलाना दिमाग करते कराते 50% तक आपका वो बन जाए, कोई क्यों करेगा? कोई भी मुल्क को अभी, इनफैक्ट मुझे एक रिसर्च करनी थी, मैं ये देखना चाह रहा था कि सबसे पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज होती है। जब तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, आप उसको डिस्करेज करते हैं, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा? बहुत सीधी सी बात है इसमें, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक आपके जो लोकल इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, कोई डॉलर लेकर आपके पास क्यों आएगा? आप कोई फ्रेमवर्क बना लो, कुछ भी बना लो, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है वो चीज। प्राइस सेंड द सिग्नल, टैक्स इज अ प्राइसिंग सिग्नल फॉर इन्वेस्टमेंट। आप किसी एरिया में बोलोगे जी मैं इस स्पेसिफिक एरिया में टैक्स जीरो कर देता हूँ, ठीक है, और आप यहाँ पे यही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगा दो, इन 1 ईयर यू विल हैव टन्स ऑब्वियसली। फ्रेमवर्क आप एक उसमें क्रिएट करके तो बेताशा जो है उसमें इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। मगर सबसे पहले आपने डोमेस्टिक लोगों को उसमें मोबिलाइज करना होगा, ओनली देन फॉरेन वेलकम। ऐसा नहीं होगा कि फॉरेन पहले आए फिर डोमेस्टिक बाद में आए। या और उस पे आते हैं इनफैक्ट, हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे हार्टलैंड स्ट्रेटजी पे, उस पे भी आई विल गेट योर व्यू टू एक्सप्लेन टू द व्यूअर्स ये क्या है हार्टलैंड स्ट्रेटजी और क्यों ये एक मसला है। लेकिन उससे पहले बजट पे दो और चीज़ें आई वुड लव योर थॉट्स ऑन इट बिफोर मूविंग ऑन। एक जो मुझे नज़र आया उस पे वजीर ख़जाना ने अनाउंस किया कुछ तरह के इनिशियल स्टेप्स टुवर्ड्स पेंशन रिफॉर्म। उन्होंने कहा कि हम कंट्रीब्यूटेड स्कीम फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ की तरफ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रिफॉर्म्स करने की। पेंशन का इशू हम पहले भी बात कर चुके हैं, काफ़ी बड़ा इशू है जो इतना डिस्कस नहीं होता जितना पर्टिकुलरली इस साइकिल में, जितना मेरे नज़दीक होना चाहिए था। तकरीबन 1000 बिलियन रुपीस के लगभग पेंशन्स हैं, बोथ कंबाइंड फेडरल सिविलियन एंड फेडरल मिलिट्री। प्रोविंशियल तो आती ही नहीं है ना, वो तो प्रोविंशियल बजट्स में आती हैं। हाउ डू यू सी द अनाउंसमेंट एट द वेरी लीस्ट के वजीर खजाना साहब ने कहा कि वी आर बिगनिंग टू डू समथिंग देयर? देखिए, ये बिगनिंग जो है, आज से पता नहीं कितनी हुकूमतें बदल चुके हैं। 4 साल पहले 19-20 की जब बात है, उस वक्त जो भी हुकूमत थी, उस वक्त जो है पेंशन की एक रिफॉर्म की बॉडी बनी थी, काफ़ी उनकी रिकमेंडेशन है, सब कुछ नहीं। बात सारी ये होती है कि एग्जीक्यूशन उसमें है। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पे आप कब मूव करते हो? केपी इज वन प्रोविंस जिसने एक्चुअली ये करके दिखाया है। हैव टू गिव इट टू देम के उन्होंने कम से कम इस राह पे वो मूव करे। यहाँ पे अभी तक हम उस पे मूव करे ही नहीं है। और इसमें एक और चीज़ है ना, एग्जिस्टिंग पूल में भी बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेंशन लेना शुरू कर देते हैं, उनकी दूसरी कोई नौकरी भी चल रही होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको 35-40 साल की उम्र में उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ये एफिशिएंसी दुनिया में कहाँ पे ऐसा होता है कि 35 साल की उम्र में आपको पेंशन मिल रही हो, या कोई और नौकरी चल रही है आपको पेंशन मिल रही हो? एक उसकी एक एज होनी चाहिए। तो ये जो इनएफिशिएंसीज हैं, इन्हीं को आप एडजस्ट करके अच्छा खासा जो है अमाउंट उसको रिड्यूस कर सकते हो, या उसको थोड़ा फ्लैट लाइन कर सकते हो। पेंशन जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि पेंशन खत्म नहीं कर सकते। ये स्टेट का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अपने लोगों के साथ, आप उसको इस तरह वो नहीं कर सकते। मगर उसकी जो इनएफिशिएंसीज है उसको आप जरूर कम कर सकते हो, उसको आप जरूर रैशनलाइज कर सकते हो। अगर उसको आज रैशनलाइज नहीं करा, कल इतने पैसे नहीं होंगे कि आप किसी को भी पेंशन दे पाओ। और अभी ये होता है। अगर किसी घर में बड़े हैं कुछ है, हर किसी को मसला होता है कि जी नेशनल बैंक में पेंशन ही नहीं आई, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का चेक था वो नहीं हुआ, 2 हफ्ते बाद पैसे डाले। मेरे अपने वालिद साहब हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एक जमाने में, वो 3-3 महीने तक पेंशन नहीं आती। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको पेंशन लेने से पहले बेचारा इंतकाल कर जाते हैं। तो ये दिस इज अ ह्यूमन कॉस्ट, ठीक है, जिसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि जिसको पेंशन आप कह रहे हो पेंशन में दे भी रहे हो, उसको भी नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ फॉर बजटरी रीजन या वॉट एवर एलोकेशन रीजन। तो आप अगर एलोकेट कर भी रहे हो, मगर जो एक्चुअल रेसिपिएंट है उसको भी नहीं मिल रही है। तो ये पूरे सिस्टम में एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। इट्स अ प्रोडक्टिव इशू। मैं तो कहता हूँ कैपिटल इशू भी नहीं है, प्रोडक्टिविटी का इशू है कि भाई जो एक्चुअल बेनिफिशियरी उसको दो, जिसकी 4 नौकरियां चल रही हैं, जो कि रिटायरमेंट से 20 साल दूर है, उसको फारिग करो। वो क्यों, उसको पेंशन किस खाते में मिल रही है? तो ये सारी चीजें ना ओवरऑलिंग करने की जरूरत है। या इनफैक्ट उसके ऊपर मेरा बजट के ऊपर व्यू यही था कि उसके बाद अनाउंस हुआ कि जी हम एनर्जी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग की एक कमेटी बना दी,
पेंशन्स पे स्टेप्स लेना भी शुरू करेंगे। भाई जब आप एक बजट दे रहे हैं, आपका पहला बजट है, सारी चीज़ें एक ही चीज़ में बकेट करके टेबल कर देते और एक ही बारी में पूरा एक फ्रेमवर्क दे देते कि ये हम कर रहे हैं, विच आई थिंक वॉज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आई थिंक यू वुड एग्री विद दैट एज वेल। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो बजट से रिलेटेड थी, वो तकरीबन 1300 या 1500 अरब डॉलर के आसपास, डॉलर क्या रुपीस के आसपास पावर सब्सिडी है। इस बारे में बताएं, ये इतनी बड़ी सब्सिडी, एक तरफ वजीर खजाना और हुकूमत कह रही है जी हम सब्सिडीज दे नहीं सकते, हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है। दूसरी तरफ 1300 या 1500 अरब, मिसिंग आई थिंक इस 1300 बिलियन रुपीस की पावर सब्सिडी डाली गई है। ये किस खाते में डाली गई है सब्सिडी? ये भी जो है ना, देखिए ये हर साल होती है, ये ऐसी पहली मर्तबा नहीं है, ये सब्सिडी हर साल होती है। बेसिकली जो हमारा प्राइसिंग रिजीम है पाकिस्तान में, एक चीज़ फॉलो होती है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म टैरिफ, कि पूरे मुल्क में एक ही टैरिफ हो, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उसमें फिर होता ये है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, उनकी रिकवरी बेहतर है, सब कुछ है। कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ख़राब हैं, तो उनके जो लॉसेज हैं वो दूसरे लोग कवर करते हैं, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये सारी सब्सिडीज दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, फैसलाबाद जो है उसकी कलेक्शन ज़्यादा है, पेशावर की बहुत कम है, करेक्ट? पेशावर की कम है, कोयटा की कम है, सक्खर की कम है, हैदराबाद की कम है, ठीक है, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, इनकी कलेक्शन 90% से अबव है। तो यहाँ का जो कस्टमर, देर एसेंशियली क्रॉस सब्सिडाइजिंग किसी और के कस्टमर को, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कस्टमर, और इन सबको भी इंडस्ट्री क्रॉस सब्सिडाइज कर रही है। तो एक तो फिस्कल आउटले है ही हुकूमत का, एक यूनिफॉर्म प्राइस लाने के लिए, आपस में कस्टमर्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो इससे वो एक इतनी खिचड़ी पक गई है कि नो वन इवन नोज क्या व्हाट इज द फेयर कॉस्ट फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन, या उस इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या है। बेहतर जो इसका तरीका जो रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं उसमें यही है कि इवेंचुअली ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रॉपर टारगेट्स हों, वो उस हिसाब से लेके चलें, ताकि अगर कोई फैसलाबाद का, लाहौर का, कराची का यूज़र है, वो पेशावर की इनएफिशिएंसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल तो इसमें ये एक जो प्लान था आज से पहले भी था, वो यही था कि जी कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिकॉज उसमें होता ही है कि जो प्रोविंस है, प्रोविंस डज नॉट हैव, जैसे कहते हैं ना, एन इंसेंटिव टू इंश्योर कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी रिकवरी इंप्रूव हो, क्योंकि दैट इज अ फेडरल सब्जेक्ट, जो सब्सिडी जा रही है फेडरल बजट से जा रही है, और अगर आप राइट। प्रोविंशियल लेवल पे इन्फोर्स करेंगे तो उसका पॉलिटिकल कॉस्ट है करवाने का। पॉलिटिकल कॉस्ट, बट अगर इफ यू लिंक दिस टू योर एनएफसी डिसबर्समेंट्स, कि जी अगर जो भी इस स्पेसिफिक प्रोविंस का इलेक्ट्रिसिटी का लॉस है, दैट गेट्स एडजस्टेड फ्रॉम योर प्रोविंशियल एलोकेशन, देन सडनली दे विल बी स्किन इन द गेम ऑफ द प्रोविंस, कि लेकिन यार ओके हमार आई उसमें, नीड। इफ आई मे इंटरप्ट, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट राइट, लेकिन फिर हमने ये सुना है खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से इन पर्टिकुलर, बलूचिस्तान से भी, कि भाई ठीक है अगर आपने ये करना है तो करें। एंड आई थिंक द लास्ट बिग स्टोरी वाज फ्रॉम मिस्टर गंदापुर, जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के। उन्होंने कहा फिर हमारी जो बिजली है, जो सस्ती हाइड्रो है, वो फिर हमारा फर्स्ट राइट होना चाहिए उस बिजली पे। सिंध भी यही कहता है बिल्कुल कि होना गैस चाहिए। फिर हमारी है तो हम सस्ती गैस लेंगे अपने लिए। तो इस पे फिर वही बात आ जाती है ना, कि जो जिस एरिया की कंपेटिटिवनेस बनती है, आप उसको बनने दो। सही है, अगर सिंध में थर है, सिंध थर में इंडस्ट्री लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके, चीपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इंडस्ट्रियलाइज करता है, कर सकता है, तो लेट देम डू इट। सेम गोस फॉर केपी, सेम गोस फॉर बलोचिस्तान, सेम गोस फॉर एवरीवन एल्स। यूनिफॉर्म टैरिफ इसीलिए नीड्स टू गो अवे, ताकि हर इंडस्ट्री या हर एरिया अपनी कंपेटिटिवनेस ढूंढ सके। जो सिंध है, सिंध की एक डिफरेंट कंपेरेटिव नेचर है, जो केपी है उसकी डिफरेंट है, जो पंजाब है उसकी डिफरेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि सबकी एक ही हो गई है। ठीक है, यूनिफॉर्म टैरिफ ये कहता है कि हर किसी के सर्कमस्टांसेस एक ही, हर किसी के सर्कमस्टांसेस एक नहीं है। केपी कैन जनरेट टन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो, ठीक है, जो एक फेयर प्राइस है वो उससे वो बाय करे। सिंध कैन डू इट थ्रू कोल, बलोचिस्तान कैन डू इट थ्रू गैस, पंजाब कैन डू इट थ्रू समथिंग, ठीक है, और बाय इट एट अ फेयर प्राइस, ठीक है, फ्रॉम द अदर जनरेटर। तो ये जो सिंगल पार्टी वाला कॉन्सेप्ट है, सिंगल बायर वाला कॉन्सेप्ट है, दैट नीड्स टू गो अवे एंड यू नीड टू मूव टुवर्ड्स अ कंपैरेटिव मार्केट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ताकि इलेक्ट्रॉन उस जगह पे फ्लो करे जहाँ पे उसको बेहतर प्राइस मिल रही है, रादर देन वो सब्सिडी के थ्रू आपको फ्लो कर। Got it. And I think again, as you said, ये एक political issue है, एनएफसी का भी लिंक है इसके साथ, तो we'll see where that goes. अब आते हैं सैलरी क्लास के ऊपर। काफ़ी सारी बहस टीवी पे चली, आप भी थे टीवी पे, मैं भी था। सवाल यही था कि भाई वजीर खजाना ने कहा सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया, पता चला स्लैब चेंज करके तकरीबन 75 बिलियन रुपीस का एडिशनल टैक्स बर्डन
डाला गया है सारी क्लास पे, हमने उस पर बात कर ली डीपनिंग क्यों की जा रही है। लेकिन आप फिर रिसर्च कर रहे थे कि क्या हाल क्या है फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड लोगों का, ज़रा शेयर करें ऑडियंस से कि व्हाट्स योर डेटा फॉर्मल शोइंग। सेक्टर में 2019 ऑनवर्ड्स अगर मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी इन्फ्लेशन हुए, क्योंकि जो भी सैलरी तबका होता है ना, उस पूरी इन्फ्लेशन पास ऑन नहीं होती है। ठीक है, जो वेज इंक्रीज होती है, अगर इन्फ्लेशन 20% है तो उसको 15% का इंक्रीमेंट मिलेगा, 10% मिलेगा, पूरा 20 या 25 का भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह करके अगर लेट्स से किसी की 50,000 रुपये तनख्वाह थी 2019 में, और इन्फ्लेशन अगर होती है तो उसका 70% भी उसको इंक्रीमेंट मिल जाता है, मगर उसका टैक्स भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आफ्टर टैक्स अमाउंट में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखता हूँ तो उस बंदे की आज जो है 45 से 50% परचेसिंग पावर रिड्यूस हुई है। आज जरूर हो सकता है कि लाख रुपए 2019 में कमा रहा हो, आज उसकी तनख्वाह 1,70,000 रुपये इन्फ्लेशन के बाद, मगर उसकी जो परचेसिंग पावर है, ठीक है, वो 45% कम हुई है। वो 1,70,000 रुपये नहीं है, वो अभी भी लाख 1.25 लाख के बराबर ही है उसकी परचेसिंग पावर। तो वो उसमें तो नेट नेट उसका लॉस हुआ है। अब उसमें लोग यही कहते हैं कि यार वाई शुड आई बॉदर। मैं तो ये कहता हूँ कि आप सब छोड़ें, सैलरीड भी ना, सैलरीड एम्प्लॉय इज अ फंक्शन ऑफ योर कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, जो एक फॉर्मल इकोनॉमी का फंक्शन है, फॉर्मल इकोनॉमी होगी तभी उसका एक वो मिलेगा। ठीक है, आपकी फॉर्मल इकोनॉमी ही रिड्यूस कर रही है, विच मीन्स के ग्रोथ इन सैलरीड एम्प्लॉयज इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस, या फ्लैट आउट या आहिस्ता आहिस्ता करके हो जाएगी, क्योंकि जितने भी नए आ रहे हैं। अब आप अगर टेक सेक्टर में काम करते हो, इट्स इंटायरली पॉसिबल कि आप सारा पैसा जो है वो अपना बाहर रखो। मुल्क में कुछ देख रहे हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर हो तो मुल्क में लेके ही नहीं आते। वो क्यों लेके नहीं आते, कभी कोई सोचे इस बारे में? मतलब कि इतनी कोई मुश्किल वजह नहीं हो इसलिए लेके नहीं आते कि यार वंस यू ब्रिंग मनी इन द कंट्री, लोग बोलते हैं क्यों लाए हो, कैसे लाए हो, अब वापस लेके नहीं जा सकते। वो पैसे लेके नहीं आते। बहुत सारे इदारे ऐसे करते हैं जो आपको पेमेंट सिंपली कैश में करते हैं, जस्टिफाइबली सो। एक कोई डॉन के जो फॉर्मल। जर्नलिस्ट थे जिन्होंने वो बड़ा वायरल भी हुई क्लिप, सख्त सवाल किया उन्होंने, उसमें यही कहा कि यहाँ सारे मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, इनकी तनख्वाह एक तो बढ़ी नहीं है कई सालों से, दूसरा ये सारे जो है मीडिया, इनको कॉर्पोरेट मीडिया जो है वो उनको कैश पे तनख्वाह देता है, फॉर्मल रोल्स पे भी नहीं रखता। वो कैश पे सारी चल रही है, मतलब दिस इज रियलिटी ऑफ द मार्केट। और इसमें अब क्योंकि आपने टैक्स रेट इतना बढ़ा दिया है, तो किसी ना किसी तरह तो कवर करना है ना। जो छोड़ के जा सकता है वो छोड़ के जा रहा है, जो कैश में ले सकता है वो कैश में ले रहा है, जो पैसे बाहर रख सकता है वो बाहर रख रहा है, हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है। तो एक इकोनॉमिक्स से बहुत ही क्रूड बात करते हैं लेफर कर्व की, कि आप टैक्स रेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो एक्चुअली कलेक्शन आपकी कम हो जाती है, बिकॉज आप खुद इंकरेज कर रहे हो कि यार तुम आप लोग एवेड करो। Which is ठीक है, what's कि happening in the वाई डू यू tobacco sector, बॉदर। right? I think पाकिस्तान के एग्जांपल में प्राइम एग्जांपल इज द टोबैको सेक्टर, जहां टैक्स रेट फॉर्मल टोबैको साइड पे बढ़ता जा रहा टोबैको है। से मैं डिसएग्री करूंगा। टोबैको इज नॉट द वो, क्योंकि टोबैको इज अ sin टैक्स, टोबैको No, हैज। I understand. लेकिन in Pakistan's case, the argument, at least the data shows, right, कि informal switch इतना ज़्यादा हुआ है कि आपने जितना टैक्स बढ़ाया है वो रेवेन्यू कलेक्शन कम हुई है। तो टोबैको में बेसिकली मैं बताऊं ना, टोबैको द प्रॉब्लम विद टोबैको इज कि पाकिस्तान में इन्फोर्समेंट नहीं है स्मगलिंग की। दुनिया जहां में उस पर टैक्स बढ़ा है, पाकिस्तान में कुछ भी टैक्स नहीं है, जो कि बाकी डेवलप्ड इकोनॉमीज में है, मगर स्मगलिंग जो है वहां पे बहुत टाइट है। यहाँ पे स्मगलिंग इज नॉट इन्फोर्स्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई यू सी दैट इफेक्ट। ठीक है, और टोबैको से तो टैक्स कलेक्शन द ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। टोबैको पे टैक्स का मतलब है उस प्रोडक्ट की कंजम्पशन को डिस्करेज करना। वो हमने उसको एक बना दी कि जी रेवेन्यू इन्हांसमेंट मेजर है, बट एक्चुअली इट्स अ वे टू डिस्करेज कंजम्पशन, ताकि आपको जो हेल्थ सेक्टर है वो इससे सफर नहीं करे। वो उसका तो फिर पब्लिक हेल्थ से लिंक बन जाता है ना। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यू एलिवेटेड टैक्सेस सो मच फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, फॉर द फॉर्मल इकोनॉमी, एनीवन ऑपरेटिंग इन द फॉर्मल इकोनॉमी, कि कोई इंसेंटिव है ही नहीं फॉर्मल इकोनॉमी में काम करने का। आप कोई भी होते हो ना, कोई भी आप इनफॉर्मल काम कर रहे होते हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो, कीमत बढ़ती है आप फौरन प्राइस इंक्रीज पास कर देते हो। सैलरीड एम्प्लॉय वो चीज़ नहीं कर सकता। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, अगर मैं कोई दुकान पे काम कर रहा हूँ या एक छोटी सी दुकान हो, ट्रेडिंग का बिजनेस हो, जो भी मेरी प्राइस होगी मैं प्राइस इंक्रीज जो है पास ऑन कर दूंगा। ठीक है, मैं अपनी आपकी एडजस्टमेंट कर लूंगा। सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और जब आप फॉर्मल इकोनॉमी को ही डिस्करेज करते हो, तो एक्चुअली अगर आप लॉन्ग टर्म टाइमलाइन पे देखो, तो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग स्टडी होगी। सैलरीड पीपल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लेबर फोर्स, ये एक्चुअली नंबर डिक्लाइन हुआ होगा, जबकि ये इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि फॉर्मल इकोनॉमी आ गई और आपकी बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ सैलरीड पीपल फॉर्मली वो इंक्रीज होना चाहिए, मगर ये नंबर एक्चुअली डिक्लाइन होगा। ये तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर डिपॉजिट्स तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर डिपॉजिट्स का हम मैप रेशो देखें अगर, तो दे हैव प्राइवेट सेक्टर डिपॉजिट्स बैंकिंग सिस्टम में, आई कंसिडर दैट एज अ प्रॉक्सी फॉर फॉर्मल इकोनॉमी,
हैव सिग्निफिकेंटली गॉन डाउन। वो इसलिए गॉन डाउन बिकॉज मोर बिजनेसेस प्रेफर टू ऑपरेट इन अ कैश मार्केट रादर देन थ्रू द बैंकिंग चैनल, और इसी तरह सैलरीज भी वो उसमें देते हैं, वो सारे काम इस तरह करते हैं। तो यू क्रिएट एन इन्वायरमेंट जहाँ पे लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि यार हमें कैश में काम करना है, एंड ऑब्वियसली दैट लीड्स टू टन्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। या एंड आई थिंक द इशू देन बिकम्स इन्फोर्समेंट, राइट? क्योंकि उसके अंदर भी अगेन आप जो है एक सेक्टर पे एक्सेसिव टैक्स लगाए जा रहे हैं, कंप्लायंस फोर्स करे जा रहे हैं, दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट नहीं है, कंप्लायंस बर्डन नहीं है। एंड अगेन हुकूमत कह रही है कि हम एफबीआर को डिजिटाइज करने लगे हैं, ये बात भी हम काफ़ी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? ऑल करने की डेटा क्या इज ज़रूरत है? ऑल डेटा इज अवेलेबल। सीधी सी बात है कि अभी आप जाओ ना कहीं पे भी, कराची में, कराची तो बड़ा शहर है ना, हम कहीं किसी और जगह में बात ही नहीं कर रहे, जितनी भी ज्वेलरी शॉप्स हैं, सुनार की दुकानें हैं, बहुत सारी हैं कराची में, कोई भी उनमें से आपसे चेक में पेमेंट नहीं लेगा, ट्रांसफर में कभी नहीं लेगा, हमेशा कैश पे काम करेगा। इन्फोर्समेंट किधर है? सबसे पहले वहां से इन्फोर्समेंट स्टार्ट करो। वहां पे इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो सकती? भैया चेक पे लेना शुरू करो, जितनी ट्रांजैक्शन हुई उस पर तो दो ना। क्यों नहीं दे रहे? बिजनेस कर रहे हो, लीगल बिजनेस कर रहे हो, कोई नहीं कह रहा कि चोरी चकारी कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, फेयर काम कर रहे हो, यू पे योर टैक्स ऑन इट यार, चाहे वो 10 बिप्स ही क्यों ना हो। पॉइंट ये है कि हम स्टार्ट करें ना एकदम 50%, 25%, वट एवर, आप 10.1%, जस्ट एटलीस्ट गेट द बॉल रोलिंग। ठीक है? रेस्टोरेंट्स हो गए, बेतहाशा रेस्टोरेंट ऐसे हैं वो जाली रसीदें दे रहे होते हैं। मैं ठीक है, अभी वही पब्लिक। कराची जब गया था, देयर इज़ अ मेजर चाट की दुकान जिसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं कराची में। छोटे ठेले से स्टार्ट हुई थी, अब मेरे ख्याल में 8 या 10 उनकी ब्रांचेज हैं। कभी पक्की रसीद नहीं मिलती वहाँ पर। नहीं मिलती रसीद, पक्की रसीद आपको क्यों नहीं मिलती? इन्फोर्समेंट इशू है। ऐसा तो नहीं है किसी ने एफबीआर को मना किया है या इनके पास राइट्स नहीं है या कुछ नहीं है, वो इट्स स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट इशू। मतलब है क्या ना, आप कुछ नहीं है। मैं तो कल किसी के साथ बैठा था, मेरे दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने टिकटॉक दिखाया मुझे। मैं टिकटॉक पे, अगर आप पाकिस्तान में देखो, हर वीडियो में कभी किसी के पैसे निछावर कर रहा है, कोई जो है अपनी गाड़ी दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को जाके पकड़ना शुरू कर दो ना, यू विल गेट टन्स। सब छोड़ दें, बकरा ईद अभी हुई थी, मेरे हिसाब से $1 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शन इसमें होती हैं। ठीक है, इस साल के नंबर में देखता हूँ, $10 बिलियन प्लस ऑफ कैश जस्ट एक्सचेंजिंग हैंड्स। किसने कौन सा जानवर लिया है, कितने का लिया है, वो ले भी सकता है, नहीं भी ले भी सकता है यार, ये तो आप देख सकते हो ना, सबके सामने ही है चीज। कोई अगर 5 लाख रुपए का जानवर लेकर आ रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्किंग भाई क्या सीन है। आप ये बिल्कुल कर सकते हो मंडी पे कि यार कोई भी ट्रांजैक्शन, 50,000 रुपये से ऊपर की ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटली होनी चाहिए। ये इन्फोर्सेबल है ना? हर शहर में आपको पता है फिक्स नंबर ऑफ मंडियां होती हैं। ये भी आपको पता है कौन सा महंगा जानवर बहुत चंद स्पेसिफिक जगहों पे मिलता है, आप वहां पे कर लो, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अब हमने विद इन 3 मिनट जो इतनी कर ली, इतनी डिजिटाइजेशन की कहीं पे जरूरत नहीं है, इसमें से दिल की जरूरत है। डिजिटाइजेशन ऑलरेडी हो जाएगी। आप बताओ, आपको वो कह देंगे जी डेटा नहीं, भाई मुझे बताओ कौन सा डेटा चाहिए। इनफ पब्लिकली एंड प्राइवेट डेटा अवेलेबल, जिसकी बेसिस पे विद अ वेरी क्लोज एस्टिमेट आप बता सकते हो कि इस दुकान का टैक्स असेसमेंट इतनी होनी चाहिए। हाँ, अगर नहीं हो, ज्यादा हो गई, आप गलती हो गई, आप वापस ले लेना पैसे, कम हो गई चलो ठीक है। पॉइंट बीइंग एटलीस्ट डू समथिंग अबाउट इट ना। आप कोई भी दुकान, कुछ भी हो, कोई भी बिजनेस हो इस मुल्क में, आप उसकी असेसमेंट कर सकते हो बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन, बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू चेन। कोई भी अगर कोई बेच रहा होगा ना, किसी से खरीद के ही बेच रहा है ना, आप उससे आसानी से डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का, सप्लाई लेवल का डेटा मौजूद है, जिसके आप एस्टिमेट कर सकते हो यार इसकी कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं महीने की, दिन की। ठीक है, 1,000 रुपये चाहे क्यों ना टैक्स बने, 1,000 रुपये उसका हक बनता है दिन का। इनफैक्ट आपने ही किया था कुछ सालों पहले कंपैरिजन अनारकली बाजार और कराची की जोड़िया बाजार और 2-3 और बाजारों का, राइट? इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। शब्बर भाई ने वो रिपोर्ट निकाली थी। शब्बर, वो पता नहीं एफबीआर से वो किसने निकल के, उन्होंने वो निकाली थी अपना बाजारों का जो है, उसमें डेटा था किस बाजार से कितना होता है, एंड दैट वाज लिटरली स्क्रैचिंग द सरफेस। कि वहां से लोग जो अभी फाइल करते हैं, जो एक्चुअल होगा वो तो पता नहीं कितना, इसका 10-15 टाइम्स होगा उसमें। तो बात सारी ये है कि मैं हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जी इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे, लोग कहते हैं कि ये सप्लाई ड्रिवन इवेंट है। यू एंड आई ऑलवेज बीन ऑफ द व्यू इट्स अ डिमांड लिंक इवेंट, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपकी, आपने भी लुट मचाई हुई, करेंसी इन सर्कुलेशन इतनी ज्यादा है, जस्ट मोर कैश इन द इकोनॉमी चेसिंग आफ्टर फ्यूअर गुड्स। अब उसमें हो ये रहा है कि आपने, यू जस्ट इंजेक्ट टन्स ऑफ कैश इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन होती है, उस इन्फ्लेशन से जो सैलरीड सेगमेंट है उसकी परचेसिंग पावर कम होती है। आप कहते हो ओहो अब डेफिसिट, डेफिसिट किस तरह का करो, यू टैक्स द सेम पीपल हु आर द हार्डेस्ट हिट। ठीक है,
विद मोर टैक्सेस। मतलब इससे ज्यादा रिटार्डेड पॉलिसी नहीं हो सकती, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट नहीं, दिस इज जस्ट बैड पॉलिसी। दिस इज जस्ट एंटी पीपल पॉलिसी। दिस इज बेसिकली disincentivizes anyone to actually pay taxes. no, I fully agree, and I think that's why I wanted to ask you on this. कि it's important for people to realize कि real purchasing power पिछले 5 साल में formal आ- लोगों आधी हो की गई है, आधी आधी हो हो गई गई है। है। ऐसा ही है। आधी हो गई है इनफैक्ट। और ये तो हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं, आप और मैं ही इकोनॉमिक सर्वे का टेबल चेक कर रहे थे। लोग इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट खोल के उसमें खुद देख सकते हैं, कंपेयर ईयर ऑन ईयर कर लें। जो ब्लू कॉलर वर्कर है, जो अनस्किल्ड लेबर जिसे कहा जाता है, या पेंटर कारपेंटर का डेटा पीबीएस भी और इकोनॉमिक सर्वे भी देता है। उनकी पिछले साल जो नॉमिनल ग्रोथ है इनकम की, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो 2.5 से 8% हुई है। और महंगाई जो है वो 25+% थी। तो अगेन आई वांटेड टू मेक दैट पॉइंट एज वेल कि ये सैलरीड का हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि वन वुड अज्यूम दे आर मोर प्रोटेक्टेड देन अनस्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड वर्कर्स की तो और बुरा हाल है। और सोशल मीडिया पे क्या बहस चल रही है बजट के बाद कि जी बिस्प जो है वो हैंड आउट है पुअर के लिए, और वो जो है लोगों को भीख मांगने पे भिखारी बना रहा है। नाजक भाई क्या बात कर रहे हो? मतलब दिस इज अ लाइफ लाइन. The least you should be arguing about is BIS because it's a targeted program. But I don't know if you wanted to say about that debate as well. आई मीन व्हाट एल्स हैव यू डन फॉर द पीपल? इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपको नौकरियां देनी है, स्टेट इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकती, वो जमाना गया, नॉट इन द सोवियत यूनियन एनी मोर। प्राइवेट सेक्टर का मोबिलाइज करें, उनको इंसेंटिव दें, वो इंडस्ट्री लगेगी, खुद लोग नौकरी पे लग जाएंगे। यू कैन नॉट से कि अच्छा ये जो पैसे हैं ना, मैं ऐसा करते हैं इस इंडस्ट्री लगा देते हैं। कौन सी लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं? उठ पटांग करके करोगे, फिर यू हैव लाइक 100 एसओवीज जो कि आपके सर पे खड़े हुए होंगे। वी डोंट रियली वांट दैट एनीमोर। ठीक है, आपको कैपिटल मोबिलाइज करना है। दिस इज वेयर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कम्स इनटू प्ले। समवन रियली वांट्स टू डू इट, बिस का डेटा अवेलेबल है, आप मुझसे ले लो। इट्स लिटरली पब्लिकली अवेलेबल, मैंने और आप इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको पता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितने बेनिफिशरीज होते हैं। आप जाओ वहां पे इंडस्ट्री लगाओ, do clinical interventions. No, literally no one is stopping anyone from doing clinical interventions. जो लोग बोल रहे हैं वो खुद जाके वो डेटा देखें। ठीक है, जो कि यार किस डिस्ट्रिक्ट में कितने बेनिफिशरीज हैं, वहां पे आप किस चीज की इंडस्ट्री लगा सकते हो। मोबिलाइज प्राइवेट कैपिटल एंड डू इट। व्हाई शुड द स्टेट डू इट? Yeah. आप स्टेट से कि जी गरीब को पैसे दे रहे, ये भी नहीं था इंडस्ट्री लगा दे, मुझे सब्सिडी दे दे। वो आ जाएंगे कि जी हमें सब्सिडी दे दे, हम ये करते हैं वो करते हैं। भाई उस एरिया में जाके करो, आप बिल्कुल करो, नो वन इज स्टॉपिंग। कुछ उसमें बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, सिंध की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, आप वहां पे करें, क्यों नहीं कर सकते? Yeah, I fully agree. अच्छा, वन मोर टॉपिक जिस पे मुझे आपसे बात करनी थी, वो ये कि अभी अनाउंस किया इंडस्ट्रियल टैरिफ, आई थिंक 12 या 14 सेंट पर किलोवाट आवर की अनाउंसमेंट की गई। विच उस पर भी बात चल रही है कि जी कैसे फाइनेंस होगी ये वो। हेल्प द व्यूअर अंडरस्टैंड के पहले तो ये क्यों किया जा रहा है, क्यों इम्पोर्टेंट डिसीजन था, और टू इसकी फाइनेंसिंग किस तरह होगी। इसमें जो है ना, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम ना भी पावर सेक्टर की जब हम बात करते हैं ना, वी जस्ट हैव दिस नोशन कि जो आईपीपीज होते हैं वो बहुत बुरी चीज़ होते हैं। हमने एक बोगी मैन बना दिया हर किसी को ना, अपनी इनकॉम्पिटेंस छुपाने के लिए। यू नीड वन विलन। ठीक है, वो विलन जो है ना, उन्हें बोल दिया कि आईपीपीज हैं, जबकि बेडली अ प्रॉब्लम। ठीक है, पाकिस्तान में जो बिजली जनरेट होती है, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम, इट्स अ जनरेशन प्रॉब्लम, बट इट्स अ गुड प्रॉब्लम, नॉट अ बैड प्रॉब्लम। गुड प्रॉब्लम इसलिए भी है सरप्लस कैपेसिटी। ठीक है, मतलब ममालिक के मसला ये होता है, उनके पास कैपेसिटी नहीं होती प्रोड्यूस करने की। तो उनको आज जाके प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, तो 6 साल बाद वो प्रोजेक्ट लगता है। प्रोजेक्ट फाइनेंस इसी तरह काम है। लोग यहाँ समझते हैं कि आपने आज प्लान करा, कल जो है वो चाबी घुमाओगे, पावर प्लांट जादू जो है वो एक आ जाएगा एकदम से। जो कि ठीक है, पाँच पाकिस्तान का प्रॉब्लम था 13-14 में, राइट? तेरह चौदह शॉर्टेज में थी कैपेसिटी की। सरप्लस कैपेसिटी। ये सरप्लस कैपेसिटी, और अगले 5 से 7 साल में और कैपेसिटी ऐड होगी, तो यू विल हैव सरप्लस जनरेशन कैपेसिटी। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज डिमांड। ठीक है, कि आपने यू नीड टू क्रिएट डिमांड टू यूज दैट कैपेसिटी। डिमांड इज ऑलवेज प्राइस सेंसिटिव। ठीक है, ये हम जानते हैं कि एक सर्टेन प्राइस के ऊपर डिमांड आपकी गिर जाती है। और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो पिछले कोई 3 से 4 साल से गिर रही है, काफी हद तक 20% तकरीबन इंडस्ट्रियल डिमांड गिरी है। तो द ऑब्जेक्टिव हेयर इज कि थ्रू रिडक्शन इन प्राइसिंग,
ठीक है, इंडस्ट्रियल प्राइसिंग में मुख्तलिफ तरीकों से आप जो है एक्चुअली इंडस्ट्रियल डिमांड जो है उसको इंक्रीज करें, उसको स्पर करें, उसको कैटलाइज करें। जब वो होगी तो फिर नौकरियां जनरेट होंगी, एक पूरे इकोनॉमिक साइकिल को जो है एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है वो उस चीज में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो इंडस्ट्रियल प्राइस रिड्यूस करने का वो ये है। अब बात आती है कि यार उसको हम किस तरह एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसकी जो एडजस्टमेंट है, पहले होता था कि इंडस्ट्री यूज टू क्रॉस सब्सिडाइज डोमेस्टिक यूजर्स। ठीक है, इंडस्ट्री को आप ज़्यादा चार्ज करते थे ताकि रेजिडेंशियल को कम चार्ज करें। वो थोड़ी सी उसकी एडजस्टमेंट आ रही है। वो एडजस्टमेंट भी इस तरह आ रही है कि जो रेजिडेंशियल के बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। ठीक है, उसमें हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना बिजली का, वो है 75% फिक्स कॉस्ट है उसका, 25% वेरिएबल कॉम्पोनेंट है। यानी कि आपने एक पावर प्लांट लगाया है, उसकी कुछ कैपेसिटी पेमेंट होती है। कैपेसिटी पेमेंट को लोग बहुत बुरा समझते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, किस किस्म की बेहुदा चीज़ है। कैपेसिटी पेमेंट पहले थोड़ा समझा दूं फॉर कॉन्टेक्स्ट। एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लगता है, डैम लगा दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया, कोल फायर्ड पावर प्लांट लगा दिया, ऑल ऑफ these projects have a lifeline of at least 30 years. In fact, dams have a lifeline of more than 50 years. Nuclear power plants have a lifeline of more than 80 years. ठीक है, ये लार्ज स्केल लॉन्ग टेल प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनका डेट जो होता है ना वो फ्रंट लोड होता है, हमें पहले 10 साल में इनकी पेमेंट करनी होती है। वो कैपेसिटी पेमेंट्स आजकल हमारी चल रही हैं। आज एवरीवन लव्स करबेला मंगला राइट नाउ, मगर जब ये बने थे इन द 60s एंड द 70s, जब इनकी पेमेंट जा रही थी तो एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान के एफएक्स रिजर्व का तकरीबन एक चौथाई 25% हिस्सा वो इनकी पेमेंट जा रही थी। बट वंस दे आर डन दे एग्जिस्ट। सो यू हैव टू हैव अ लॉन्गर टर्म विजन टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट्स। अगर एक शॉर्ट टर्म विजन पे चलो तो आप साल 2 साल से आगे नहीं देख सकते। हमने प्रोजेक्ट लगा ली, उनकी कुछ कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होगा, आपने डेट लिए वो आपने रीपे करना है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी हम 10 साल में क्यों रीपे करें। भाई तो आपको कोई 40 साल का डेट कोई क्यों देगा, पागल है कोई। तो 50 साल का प्रोजेक्ट है, कहेगा 50 साल में पे करते रहो। आप किसी को 50 साल का डेट दोगे, नहीं दोगे यार। यू हैव टू बी रीजनेबल अबाउट दिस थिंग। 10 साल 13 साल का देना बड़ी बात है मेरे हिसाब अच्छा, से। आप अगर 50 साल का कर भी देंगे तो फिर लोग कंप्लेन करेंगे कि इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, और वो तो इंटरेस्ट सूद जो ही है इतना वो दे दिया सूद जो है वो प्रिंसिपल से 3 गुना ज्यादा दे दिया आपने। हो गया है, तो जुल्म हो गया है तो हमारे साथ। वो तो जुल्म तो मतलब हर कुछ भी कर लो जुल्म हो रहा होता है वो तो। ठीक है, अच्छा। अब ये जो कैपेसिटी पेमेंट है वो दैट इज 75% ऑफ योर टोटल जनरेशन कॉस्ट। ठीक है, जो हमारा जो बिजली का बिल आता है उसमें 98% ऑफ दैट बिल इज वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है मगर उसके लिए आप लोगों से चार्ज नहीं कर रहे। तो अब ये थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपके रीस्ट्रक्चर हो रहे हैं। रीस्ट्रक्चर ये हो रहा है, एक फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट आ रहा है। अभी होता है ये गर्मियों में बिल लोगों का बहुत ज्यादा आता है, सर्दियों में बिल्कुल नीचे आ जाएगा। अब होगा ये इस तरह की ना एक कर्व बनता है, अब कर्व थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है विच कि इज हाउ सर्दियों माई में बिल, राइट? मैं डीसी में बैठा हूँ, मैंने आपसे शेयर भी किया हुआ है अपना बिल। मतलब मुझे 13 सेंट ही पड़ते हैं पूरे साल। मेरे यूनिट्स फ्लक्चुएट करते हैं कूलिंग की आपका जो वजह से। साल का बिल है एनुअल, अगर आप देखोगे पाकिस्तानी केस में एनुअल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मंथली में समर में थोड़ा कम हो जाएगा, विंटर में थोड़ा बढ़ जाएगा। इफ एनीथिंग हाउस होल्ड के लिए कैश फ्लो स्मूथिंग हो जाएगी, वो ज्यादा सबके लिए बेहतर हो जाता है, बिकॉज आपको एक विजिबिलिटी आ जाती है कि यार आगे जाके 6 महीने में 4 महीने मेरा क्या बिल होगा, आप उसको स्प्रेड आउट कर देते हो। ये जो है रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इसके थ्रू एक रूम क्रिएट हुआ है जिससे इंडस्ट्रियल टैरिफ कम किए गए। अगेन दिस इज लॉट ऑफ फाइनेंशियल मैन्यूवरिंग। ठीक है, आई विल क्रेडिट द करंट पावर मिनिस्टर जो कि हु बेसिकली पुश फॉर दिस, यार ये करें वो करें। एंड और उसके थ्रू ये चीज मूव हो रही है इंशाल्लाह। अदर रिफॉर्म्स आर आल्सो इन प्रोसेस। बट एज यू नो कि इट्स रिफॉर्म इज नॉट समथिंग कि जी वो ओवरनाइट हो जाए, बट एटलीस्ट यू नीड टू हैव अ प्लान इन प्लेस। यार ये करना है, ये करना है, ये करना है। दीज आर द 20 different things that you have to do। ठीक है, बट यू कैन ओनली डू द 15 थिंग व्हेन यू डू द फर्स्ट 3। आप पहले 3 में बोलोगे जी तो हो ही नहीं सकता। जैसे हमने टैक्स केस में बोला कि जी हम तो ट्रेडर्स को टैक्स कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए। आपने बजट में उस बात को छेड़ा ही नहीं। ठीक है, 2 रुपए का भी टैक्स नहीं लगाया। आप बोलते थे हर कोई 1-1 रुपए महीने का देते, कुछ नहीं करो, जस्ट गिव 1 रुपी एवरी मंथ। द ऑब्जेक्टिव है टू एटलीस्ट ब्रिंग इन टू द टैक्स नेट। हम ये कहते हैं कि जी ऐसा करो फाइलर बन जाओ। व्हाट डज दैट इवन मीन। मोस्ट हिलेरियस थिंग इज कि someone I know, ठीक है, दे केम एंड देन दे यूज्ड टू फाइल देयर टैक्सेस ऑल द टाइम। ठीक है, उनकी सिम ब्लॉक हो गई। सिम क्यों ब्लॉक हो गई? क्योंकि वो नॉन फाइलर हो गए। अब उस बंदा जिंदगी भर टैक्स दे रहा है, उसको आपने नॉन फाइलर करके उसकी सिम ब्लॉक कर दी। अब मतलब कुफर उसने तौबा कर ली कि अब मैं टैक्स ही नहीं दूंगा। सो यू लिटरली पेनलाइजिंग पीपल हु पे टैक्सेस। जिसने कभी टैक्स नहीं दिया उसको ठंडा वगैरह मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो अगर इस तरह की पॉलिसी होगी तो यार यू कैन नॉट रियली कलेक्ट टैक्सेस एट ऑल।
या नो आई आई एग्री। तो अच्छा, तो अच्छा एक और सवाल, ये टैरिफ एडजस्टमेंट में ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में सवाल आता है, आईएमएफ की नेगोशिएशन चल रही हैं, वुड द आईएमएफ बी ओके विद दिस? इज दिस पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस? व्हाट्स योर रीड ऑन दैट? I'm totally fine with this. There is no fiscal outlay from the budget. If anything, this is incentivizing industrial growth, which is what we want right now. ओके। ठीक है, तो आई थिंक आईएमएफ का जो है ना, आईएमएफ की आपने बात करी, आईएमएफ को भी जो है ना, यू क्रिएट अ बोगी मैन आउट ऑफ इट। जो खुद नहीं करना ना, वो आईएमएफ वो कर दो। वो एक दफा हुआ था, किसी का इलाज नहीं हुआ भाई, अस्पताल ने बोले आईएमएफ ने मना करो। भाई आईएमएफ नहीं मना थोड़ी करो, इलाज नहीं करो, उसने ये बोला होगा हेल्थ केयर का जो बजट है उसको इस तरह एडजस्ट करो। कि लिटरली दिस लोगों से यही हैपेंड। सवाल करता हूँ भाई, आप आईएमएफ को ब्लेम करते हैं तो आप मुझे बता दें कोई तीन चीजें जो अच्छे रिफॉर्म्स हों जिस पर आईएमएफ ने कहा हो कि आप ये नहीं करें, वरना आप अगर ये करेंगे तो हम आपको कर्जा नहीं देंगे। कोई आपको है करनी ऐसी अच्छे। चीज? फजूल फंड के जो आइटम होते हैं उन पे ऑब्वियसली जरूर बोलेंगे विच विल इंक्रीज योर फिस्कल आउटले। अब वो अगर के कह रहा है कि जी यू नीड टू मेंटेन अ प्राइमरी सरप्लस, का मकसद ये है कि रेवेन्यू आप अपने एक्सपेंडिचर से ज्यादा रखो। मगर भाई उसने ये तो नहीं बोला कि सैलरी क्लास से टैक्स लो। आप एग्री से भी ले सकते हो, आप प्रॉपर्टी से भी ले सकते हो, आप बेतहाशा और तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के अदर देन सैलरी क्लास एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस and import taxes. ठीक है, you go around, you look into the market, tons of smuggled goods यार। why do these smuggled goods even exist? They exist because आपने ड्यूटी इतनी ज्यादा कर दी है to get more collection कि वो एक informal market, ग्रे मार्केट क्रिएट हो गई है। मतलब टिकटॉक इज अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक दैट। मतलब आप देखो दुनिया जहाँ के लोग जो है उसको उसकी बातें कर रहे होते हैं, स्मगलर होते हैं, क्या है क्या नहीं है, किस तरह गुड्स आ रहे हैं किस तरह जा रहे हैं, पूरी वैल्यू चेन उस पे है। यू आर लिटरली इंकरेजिंग दिस ऑन योर ओन। अगर आप खुद इंकरेज कर रहे हो तो फिर तो मतलब कुछ नहीं कर सकते ना। मैं अभी किसी से मिला था क्वेटा से, वो आए थे तो वो बता रहे थे कि क्वेटा में खुलेआम जो है यू कैन गेट डीजल एट वन थर्ड द प्राइस, ऑफिशियल प्राइस, क्योंकि वो ईरान से आ रहा है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है और उस पर कोई बात नहीं करता कि भाई पेट्रोलियम लेवी का कितना लॉस हो रहा है उस स्मगलिंग की वजह से। सब थोड़ी ना पीपल से कि जी ईरान के साथ ट्रेड नहीं है, हमने यार बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इज ईरान एट दिस पॉइंट। इट इज व्हाट इट इज एट दिस पॉइंट। आई मीन आइदर यू कैन फॉर्मलाइज इट और यू प्रिटेंड इट डजंट एग्जिस्ट। कराची में आप जाइए, गो टू जो आप वाले एरिया पर जोड़ी बाजार वाला साइड में एरिया, ये बेतहाशा आपको ईरानी प्रोडक्ट मिलेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, कहीं से मेरी तो इनफैक्ट किसी से बात हुई थी, वो सोच रहे थे कि पिस्तों का फार्म लगाया जाए ना, स्टेट ऑफ द आर्ट, हाई प्रोडक्टिविटी, कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। पूरी फाइनेंसिंग बना ली, बिजनेस प्लान बना लिया, मोस्ट एफिशिएंट प्राइस पे आ गए। गए बेकरीज के पास बिकॉज देर वन ऑफ द मेन बायर्स, कि अच्छा भाई इतने पे अगर मैं आपको दूंगा तो क्या आपका ख्याल है? उन्होंने कहा बॉस आपकी जो प्राइस है वो 30% जो है वो ऊपर है, क्योंकि हमारे पास ईरान से आता है पिस्ता। एंड ही वाज लाइक आप आई कैन नॉट कम्पीट बिकॉज वो स्मगल हो रहा है, तो मैं जितना भी इफिशिएंसी ले आऊँ अपने प्रोसेसिंग में, जितना भी सस्ता कैपिटल उठा लूँ, जितनी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लूँ, मैं 30% ऑफ हूँ कंपेयर टू इरेनियन प्रोडक्ट्स बिकॉज देयर इज नो इन्फोर्समेंट ऑन स्मगलिंग। सो अगेन माय पॉइंट इज नॉट अगेंस्ट इरानियन प्रोडक्ट। आई मीन लोगों को सस्ती चीज मिल रही है, दैट्स ग्रेट, ठीक है। कंज्यूमर वेलफेयर हो रहा है इससे, राइट। आई एम गोइंग टू फुली सपोर्ट द कंज्यूमर है, कंज्यूमर को सस्ती चीज मिल रही है, दैट्स ग्रेट, ठीक है। दिस जस्ट मीन्स कि आपकी पॉलिसी खराब है in terms of import policy, in terms of industrial policy, that is screwed up. It's not the consumer's fault. Consumer को तो सस्ती चीज मिल रही है and that is the consumer's right. ठीक है। You not being able to create an environment where industrialization is actually encouraged, that is the fault. That is the problem. Yeah. Okay, last question, which I know you're about thinking about writing something on this as well, लेकिन प्रीव्यू देते हैं नाजरीन को, वैसे ही लोग इंग्लिश पढ़ेंगे कम, तो वैसे ही बता दें ये हार्टलैंड स्ट्रेटजी क्या है और हार्टलैंड स्ट्रेटजी का मसला क्या है पाकिस्तान के अंदर? हार्टलैंड स्ट्रेटजी का मसला ये है कि all of our investment, all of our trade, all of our industry is largely along the GT road. ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट समथिंग यू नीड टू हैव एन इंडस्ट्रियल बेस, एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल बेस next to your ports. It's as simple as that. You cannot export by being 2000 miles away from the port. ठीक है। सो whenever decisions are taken फॉर द हार्टलैंड, ठीक है, कि जी उसमें जो है हार्टलैंड में जो है ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, व्हेन एक्चुअली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए साउथ में ज़्यादा होनी चाहिए। यू क्रिएट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देयर, यू क्रिएट intensive energy based export oriented zones in the south because you
गॉट टन्स ऑफ चीप एनर्जी है, ठीक है, जो कि इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होती है, यहाँ से वो नॉर्थ में जाती है और फिर वहां से जाके नीचे आती है, डजंट मेक सेंस। अब यहीं से साउथ टू साउथ करके ही वो प्रोडक्ट बना के निकाल दो, दैट जस्ट मेक्स मोर लॉजिकल सेंस। तो इंडस्ट्री, वही जो बात हम शुरू में जो हम कर रहे थे, वो ये है कि हर लोकेशन की भी एक कंपेरेटिव एडवांटेज होती है। जो काम आप कराची में कर सकते हो वो काम आप लाहौर में नहीं कर सकते, या काम जो काम आप पेशावर में कर सकते हो वो काम आप कराची में नहीं कर सकते। अगर आपको लेट्स से यू वांट टू सपोर्ट एक्सपोर्ट टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यू वुड वांट टू डबल डाउन ऑन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन पेशावर, ठीक है, उनको मैं एक्सपोर्ट में कराची से नहीं कर सकता हूँ। और आई उसकी वुड वांट, पावर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हाइड्रो पावर के थ्रू जनरेट होगी, जो सस्ता पावर है, और वहां से आप वो एक्सपोर्ट होगी। इमेजिन यू बेसिकली क्रिएट एन एक्सपोर्ट पावर हाउस इन पेशावर, इट इज पॉसिबल राइट। यू वुडंट थिंक पेशावर में क्यों नहीं लग सकती इंडस्ट्री, यू गॉट द होल सेंट्रल एशियन मार्केट फॉर दीज गाइस। ठीक है, हाँ, अगर मैं बोलूँ कि जी मैं कराची में बनाऊंगा, कराची में बना के मैं पेशावर भेजूंगा, फिर उसके आगे मैं उसको जो है अलमाटी भेजूंगा, दैट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर मैं पेशावर से अलमाटी भेजूंगा, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मगर अगर मैं कुछ बना के लाहौर में बना के उसको मैं कराची भेज रहा हूँ, और फिर कराची से बना के मैं लेट्स से उसको मोजाम्बिक भेज रहा हूँ, the logistics do not make any sense. I mean, you work in the global trade वाला, वो every dollar counts, ठीक है, और शिपिंग डॉलर या लॉजिस्टिक डॉलर जो होता है, दैट इज द इजीएस्ट टू अवॉइड थ्रू बेटर लोकेशन, दैट इज द इजीएस्ट टू अवॉइड, ठीक है। आप बोलते हो कि यार एट व्हाट प्राइस आई विल कंपेरेटिव, ठीक है, you pick the location with respect to that price, because a lot of your intermediate goods, यानी कि जो आप चीजें इस्तेमाल करोगे प्रोडक्शन के लिए, वो भी इंपोर्टेड होती हैं। तो इमेजिन हैविंग अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट समवेयर इन पंजाब, ठीक है, इंपोर्ट होके माल पहले कराची चला जाता है, फिर वो एक्सपोर्ट होके यहाँ से बाहर चला जाता है, ठीक है। विल इट नॉट मेक सेंस कि वो यहीं से साउथ में आ जाए, गवादर में आ जाए, सब छोड़ो, ठीक है, साउथ में कोई भी पट्टी है, पसनी में आ, पसनी तो ऊपर चले गए, लाइक बदीन में आ जाए, व्हाई नॉट, कैन यू नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल एरिया इन बदीन, ठीक है, डेल्टा है, सब कुछ है, शिपिंग फ्लोज भी हैं, यू कैन अगेन वी नीड टू सीरियसली कंसिडर हाउ आवर लोकेशन बेनिफिट्स अस। अमेरिका की जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें एक चीज वो बोलते हैं कि यार ये जो लुजियाना परचेज थी, दैट वाज वन थिंग जिसने बदल दिया अमेरिका को। वो बेसिकली वाटरवेज का जो कंट्रोल था, एंड हाउ दे यूज दोज वाटरवेज टू ओपन अप ट्रेड इन ऑल ऑफ द कंट्री, ठीक है, दैट चेंज द वेट। हम ये करते हैं कि वी यूज द वर्स्ट पॉसिबल कन्फिग्रेशन फॉर ट्रेडिंग, इवन इंटरनल ट्रेडिंग। यहाँ से ट्रक निकलता है, वो ट्रक निकल के जाता है ऊपर, वो खाली ट्रक वापस आ रहा है, दैट्स द वर्स्ट पॉसिबल यूज ऑफ मॉलिक्यूल या वट एवर टू डू ट्रेड, वी जस्ट यूज दैट। तो आई जस्ट से, आई मीन मैं कल भी किसी से कह रहा था, वी डू नॉट हैव अ कैपिटल प्रॉब्लम, capital exists, it exists informally. We do not have a generation problem either, energy problem either. There's tons of energy in the ground and on the surface. Okay, what we have is a productivity problem, कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको एफिशिएंटली किस तरह यूटिलाइज किया जाए, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोई एक मशीन हो, उसको प्रोडक्टिवली एफिशिएंटली किस तरह यूटिलाइज किया हुआ। एक एंडाउमेंट होती है ना, आपको एक रिसोर्सेज मिली हुई है, ठीक है, लेट्स से यू गॉट अ बिग बॉक्स, ठीक है, एक फ्रूट बास्केट है, ठीक है, यू कैन मेक अ वेरी नाइस हाई एंड मिशेलिन स्टार्ड फ्रूट सैलेड फ्रॉम द फ्रूट बास्केट एज वेल, ठीक है, या आप उसमें चाट में मलाई डाल के भी दे सकते हो, या आप डायरेक्ट फ्रूट भी खा सकते हो, दैट इज अप टू यू। उसमें से रिसोर्स एंडाउमेंट सबके पास एक ही है, ठीक है, यू हैव वन फ्रूट बास्केट, यू कैन मेक अ मिशेलिन स्टार्ट सैलेड फ्रॉम इट, और यू कैन जस्ट ईट अ बनाना एंड देन जस्ट से कि मेरा केला खत्म हो गया, मैं क्या करूँ। सो दिस इज व्हाट नीड्स टू चेंज, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज लिटरली द वे फॉरवर्ड। चाहे अगर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, जितनी भी इंडाउमेंट मिल जाए, वो आप ही बोलोगे यार ये तो मेरा, तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। या आई थिंक दिस वाज द बिग इशू, राइट, इवन सीपैक के अंदर भी, या जियो इकोनॉमिक्स की जब बात चल रही थी लास्ट गवर्नमेंट के अंदर, इमरान खान की हुकूमत के अंदर, ओके, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ग्रेट आइडिया, बट आपका जो अगेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेचर है, उस मेन जो सीज हैं, ट्रेड, दुनिया की जो तिजारत है वो समंदर में होती है मेजोरिटी, उसको आप इग्नोर करके बाकी हर चीज़ पे आप फोकस कर रहे थे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ से ट्रक जाएगा, काशगार जाएगा,
यहाँ से जो है वो एलएनजी या कोयला जाएगा, साहिवाल जाएगा, वहाँ से हम एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री बनाएंगे। अच्छा भाई ठीक है, अगर आप इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से तो ज़बरदस्त, सौ बिस्मिल्लाह, आप एक्सपोर्ट करें, बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। या खैबर पख्तूनख्वा से सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, सौ बिस्मिल्लाह, बड़ी मार्केट है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी भी साउथ से आ रही है, उसको आप नॉर्थ लेके जा रहे हैं, फिर रॉ मटेरियल भी साउथ से आ रहा है, उसको आप नॉर्थ लेके जा रहे हैं, फिर आप उसकी वैल्यू एडिशन करके नीचे ला रहे हैं, फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यू लॉस्ट आउट एसेंशियली, एज यू You lost out, पुट brother. इट। You priced yourself out through these maneuvers. आपने अपने आप को खुद प्राइस आउट कर दिया है। मतलब एग्जैक्टली। नो अच्छा, अगेन उसमें ये भी है कि जी हु विल बेल द कैट, ठीक है, आई मीन दैट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, हु इज गोइंग टू बेल द कैट। आई जस्ट से इवन राइट नाउ थर थर is the perfect area for any kind of energy intensive process industry, ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो, आयरन हो, कुछ भी हो, बिकॉज यू गॉट इलेक्ट्रिसिटी दैट, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो 4 से 5 रुपए, दैट्स लेस देन 2 सेंट्स और 3 सेंट्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। 3 सेंट पे तो हर चीज फीजिबल है। यू कैन गो लाइक ऑल इन ऑन केमिकल, यू कैन गो कोल टू यूरिया, बेतहाशा काम हो सकते हैं, बट दैट रिक्वायर्स द विल एंड द राइट प्राइसिंग ऑफ एंडाउमेंट्स एंड रिसोर्सेज। फर्टिलाइजर की जो हमेशा बात करते हैं, वी गेट लाइक चीप फर्टिलाइजर गैस दे के, तब भी यूरिया की प्राइस कम वही होती है जो इंटरनेशनल मार्केट में है, बिकॉज इट गेट्स स्मगल्ड। सरप्राइज सरप्राइज, इट गेट्स स्मगल्ड। आई डोंट नो हाउ इट गेट्स स्मगल्ड, हो जाता है स्मगल, ठीक है। जस्ट टेक अवे दैट सब्सिडाइज गैस, लोग कहते हैं नहीं करने दो, मार्केट विल। फर्टिलाइजर बिटकॉइन भी नहीं है कि यूएसबी स्टिक में डाल के 1 बिलियन का ले गए, वो तो ट्रकें जा रही होती हैं, ठीक या है, गंदम की। चलेगा, चलो ठीक है, हमने मान लिया, चलेगा। आई मीन आई एम ऑफ द व्यू कि अगर सोवियत यूनियन में लिवाइस की जीन्स आ सकती है, ठीक है, और चीजें जा सकती हैं, तो दिस इज ह्यूमन नेचर, गुड्स विल मूव टूवर्ड्स वेर एवर दे कैन गेट हायर प्राइस। What you need to do is prepare to be the most effective, the best producer or the cheapest producer. That is about it, ठीक है ना। या तो आपका प्रोडक्ट ऐसा डिफरेंशिएटेड हो कि दुनिया में वो लोग सिर्फ आप ही के पास है लेने के लिए, ओके यार ये बंदा यही केमिकल बनाता है और किसी के पास नहीं चाहिए, या यू आर द ब्लडी चीपेस्ट प्रोड्यूसर अराउंड, ठीक है, देयर इज नो मिडिल वे। आई मीन व्हाई कैंट वी डू कोल टू यूरिया बराबर में। मैंने उस दिन, आई थिंक आई शेयर्ड इट विद यू, इंडिया इज डूइंग टन्स ऑफ कोल टू यूरिया, बहुत सारा काम कर रहा है, बिकॉज यू गिवन चीप गैस, ठीक है। अभी आ जाएगा, आई एम श्योर समवन आफ्टर दिस वीडियो समवन कमेंट्स है कि यार इसमें ये मसला, आई एम श्योर 10 मसले होंगे। तो भाई दूसरी जंग अजीम में जर्मनी कोल से डीजल बना रहा था, इट्स बिन व्हाट 80 years सिंस देन, people are doing it. China में lot of coal to liquids, coal to gas. We're barely doing anything because we're just so used to running things a certain way. Again, वही है ना कि when you become a trading economy, you don't really know how to produce things. और अब यही हो रहा है. You're essentially just trading things, buying things from one place, selling it to another, not producing anything. और दिस जस्ट शोज इन योर ओवरऑल जीडीपी कॉम्पोजिशन एज वेल, जो कि हमेशा रोता रहता हूँ कि 95% ऑफ जीडीपी इज जस्ट कंजम्पशन, एंड इट जस्ट लिटरली शोज इन द इकोनॉमी के वो सिर्फ तभी आपकी इकोनॉमी बढ़ती है जब आप कंज्यूम ज़्यादा करते हो, और कंज्यूम आप तभी करते हो जब इंपोर्टेड गुड्स करते हो, इंपोर्टेड गुड्स जब उसी वो कंज्यूम करते हो तो आपका डॉलर ज़्यादा होते हैं, द मोमेंट डॉलर स्टॉप यू स्टॉप ग्रोइंग। और एग्जैक्टली भैया यही हो रहा है। Yeah, no, that's very well put, and I think that's a great point to end this conversation. Again, I think heartland strategy is a better coastal strategy होगी। सैलरी क्लास पे टैक्स लगाने से बेहतर कॉमन सेंस टैक्स पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना होगी, जो एक्चुअली वाइडन करे टैक्स नेट। एंड देन अगेन द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू थिंक अबाउट कि उसके अपने जो फिजिकल आउटलेज हैं वो कट करने की ज़रूरत है। वी टॉक्ड अबाउट दैट एज वेल। सो थैंक यू सो मच, अपने वक्त निकाला। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन विद यू, ऑलवेज। एंड विल हैव यू बैक ऑन अगेन। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर।